हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों पल्लव राजवंश। मैंने दक्षिण भारत के इतिहास का 2 पार्ट मैंने वीडियो यूट्यूब में अपलोड की है दोस्तों। आइए, आज का है हमारा तीसरा पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों पल्लव वंश या तो पल्लव राजवंश। ठीक है दोस्तों, पल्लव राजवंश अच्छे से समझिएगा दोस्तों इसके बारे में। पल्लव राजवंश इक्ष्वाकुओं के अपदस्थ कर उनके स्थान पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का अर्थ लता का वाचक है। पल्लव शब्द का अर्थ होता है लता का वाचक। ठीक दोस्तों, पल्लव शब्द का अर्थ लता का वाचक। पल्लवों का अधिकार दक्षिण आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर थे। उन्होंने अपनी राजधानी कांची में बनाई। पल्लव की राजधानी कांची में बनाई दोस्तों। ठीक है, पल्लव की राजधानी कांची में बनाई। इसके हम प्रमुख शासन के बारे में देखते हैं और उसके बारे में हम लोग थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए प्री में या तो मेंस में कि पल्लव राजवंश के प्रमुख शासकों के बारे में व्याख्या कीजिए, या तो मेंस प्री में भी पूछ सकते हैं कि पल्लव राजवंश कौन है, या तो उसके शासन क्या क्या करते थे शासक, उसके बारे में पूछ सकता है। तो उसके कुछ 3-4 प्रमुख राजवंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके प्रमुख शासन में सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए सी विष्णु। ठीक दोस्तों, सी विष्णु जो 575 से 600 ईस्वी तक इसने शासन किया। देखिए, सबसे पहले मैंने संगम युग, संगम और संगम साहित्य के बारे में बताया, और उसके जो राजवंश हैं दोस्तों, चेर, चोल या तो पांड्य जो राजवंश हैं उसके बारे में भी मैंने बताया था दोस्तों। ठीक है, तो उसके जो राजवंश के प्रमुख शासक थे, राजा थे, उसका नाम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था दोस्तों। उसे आप लोग लिख कर याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैंने उसके बाद में चोल साम्राज्य के बारे में बताया, जिसमें उतना कठिन नहीं था उसके राजवंश का नाम, और ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। इसे ज़्यादा मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस समझते जाइएगा दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग डालिए सी विष्णु 575 से 600 ईस्वी पूर्वी तक। इसमें पल्लवों के प्रथम प्रमुख राजा सी विष्णु था। सी विष्णु प्रथम प्रमुख राजा था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी दोस्तों। ठीक, अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। वह एक वीर और पराक्रमी राजा था। उसने चेर, चोल, पांड्य, मलय, मालवा के राजा को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। ठीक, चेर, चोल, पांड्य, मलय और मालवा के राजा को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसके समय मामल्लपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक है,
मामल्लपुरम के आदि वराह। मामल्लपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया गया। श्री विष्णु की राज्य समय में संस्कृत महाकवि, श्री विष्णु के राज्य सभा में जो संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे। संस्कृत का जो महाकवि था भारवी, ठीक दोस्तों, किसके समय? श्री विष्णु के समय संस्कृत के जो महाकवि थे भारवी, उसने मल्लपुरम के आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। इसने अवनी सिंह की उपाधि भी धारण की थी। इसके बारे में बस इतना ही देख लेते हैं। अब हम देखते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक, महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में हम अब देखते हैं। ठीक, जो 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक इसने शासन किया। महेंद्र वर्मन प्रथम। श्री विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। इसके मतविलास प्रहसन, इसने मतविलास प्रसन्न लिखा। इसके समकालीन चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण कर संघर्ष का प्रारंभ, इसने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन पर आक्रमण कर पल्लवों और चालुक्य के मध्य लंबे समय तक चलने वाली राजनीतिक संघर्ष का प्रारंभ किया। इसने शैव संत अप्पर का प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया। इसने शैव धर्म का ग्रहण किया दोस्तों। ठीक, और उसके साथ साथ में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के साथ में लंबे समय तक आक्रमण का संघर्ष इसमें दिखता है दोस्तों। और साथ साथ में ये मतविलास प्रहसन लिखा। बस इसके बारे में इतने ही दोस्तों। ठीक, ये शैव धर्म को अपनाया, मतविलास प्रहसन लिखा, और जो चालुक्य साम्राज्य का पुलकेशिन द्वितीय थे उसके साथ मतलब आक्रमण के लिए लंबे समय तक संघर्ष हुआ। बस इसके बारे में इतना ही दोस्तों। अब हम अगला देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ठीक, जो 630 से 665 ईस्वी तक शासन किया। इसके बारे में आप लोग समझिए या तो नोट करते जाइए। महेंद्र वर्मन प्रथम के पश्चात उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम कांची की गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये अपनी राजधानी कांची में बनाया, इसलिए कांची की गद्दी पर बैठा। ये पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। पल्लव वंश की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर, इसने जो महेंद्र वर्मन के समय लंबे समय तक पुलकेशिन द्वितीय के साथ में संघर्ष होता रहा दोस्तों, उसको पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वतापी कोंड की उपाधि धारण की। क्या धारण किया दोस्तों? वतापी कोंड की
कोंड की उपाधि धारण की। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसोंग 641 में कांची आया। चीनी यात्री हेंगसोंग 641 में कांची आया। ठीक है दोस्तों, नरसिंह वर्मन में इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वतापी कोंड की उपाधि धारण की। इसके समय में हेंगसोंग 641 में कांची आया। इसके बारे में बस इतना ही दोस्तों। ये सबसे शक्तिशाली शासक भी था। ठीक, अब हम अगला देखते हैं, अगला राजवंश के बारे में, जो कि है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय में मेन के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसी के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक, परमेश्वर वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। उसका शासन काल शांतिपूर्ण रहा, अतः कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके शासनकाल में कला और साहित्य की ही योगदान है दोस्तों। इसके शासनकाल में कोई भी युद्ध या तो संघर्ष नहीं हुआ। इसने कांची में घटिका की स्थापना की। घटिका का मतलब संस्कृत महाविद्यालय। इसने कांची में क्या किया? घटिका की स्थापना की, जो संस्कृत महाविद्यालय था। संस्कृत महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था। और एक दूत मंडल चीन भेजा। इसने नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन की ओर भेजा। इन्होंने चीन में एक दूत भेजा और कांची के कैलाश मंदिर, कांची में जो कैलाश मंदिर एरावतेश्वर का विशाल मंदिर तथा मामल्लपुरम में अनेक प्रसिद्ध मंदिर उसने ही बनवाए दोस्तों। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्योंकि इसके काल में कला और साहित्य की ही योगदान है। इसके काल में किसी भी प्रकार का युद्ध, संघर्ष, रणनीति इसके काल में नहीं हुआ दोस्तों। तो ये थी हमारे प्रमुख शासन पल्लव राजवंश के, जिसके बारे में हमने देखा। अब देखते हैं पल्लव और चालुक्य के संघर्ष के बारे में दोस्तों, और उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं पल्लव चालुक्य संघर्ष। पल्लव और चालुक्य वंश के संघर्ष के बारे में देखते हैं। संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में घटित हुई थी। उसके विषय में जानकारी ऐहोल अभिलेख। किसमें? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रस्ति उत्कीर्ण है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का जो दोआब होता है वो पल्लवों से छीन लिया। कृष्णा और गोदावरी का दोआब, कृष्णा या गोदावरी का दोआब, कृष्णा और गोदावरी का
दोआब उनसे छीन लिया गया दोस्तों, ठीक, उनसे छीन लिया। यह दोआब वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छीनने के बाद में दोस्तों जो दोआब था, ये दोआब वेंगी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक। यह यहाँ पर मुख्य राजवंश का एक शाखा भी स्थापित की गई जो वेंगी के चालुक्य राजवंश कहलाने लगे दोस्तों। ये आप लोग याद करिएगा कि पल्लव राजवंश में पल्लव चालुक्य के संघर्ष में पुलकेशिन द्वितीय के साथ में बहुत लंबे समय तक संघर्ष हुआ दोस्तों। उसके साथ साथ में उसमें ये अभिलेख, ऐहोल अभिलेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख के बाद में कृष्णा और गोदावरी का जो दोआब है उनसे छीन लिया गया दोस्तों। उनसे छीनने के बाद में वहाँ पे राजवंश की एक स्थापना की गई और उसे हम लोग वेंगी के नाम से जानने लगे और उसी को हम वेंगी के चालुक्य राजवंश कहलाने लगे। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने चालुक्य राजधानी वातापी पर लगभग 642 चालुक्य की राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी में अधिकार कर लिया तथा वातापी कोंड अर्थात वातापी विजेता का उपाधि ग्रहण की, ठीक। पल्लव राजा जो नरसिंहवर्मन, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंहवर्मन जो चालुक्य राजधानी वातापी पर लगभग 642 पे अधिकार कर लिया तथा वातापी कोंड अर्थात वातापी कोंड का मतलब होता है विजेता, तो अर्थात वातापी विजेता की उपाधि ग्रहण की। वेंगी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने कांची के 3 बार पराजित किए। वेंगी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची को 3 बार पराजित किया और कांची किसकी राजधानी थी दोस्तों? पल्लवों की राजधानी थी। तो ये हो गया पल्लव चालुक्य के संघर्ष। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं धार्मिक या तो उसके मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। धार्मिक और या तो मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। यज्ञानुष्ठानों के अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती गई, ठीक। 7वीं सदी से वैष्णव प्रवर अलवार संती ने वैष्णव संप्रदाय को तथा नयनार संतों ने शैव संप्रदाय को फैलाया, ठीक। वैष्णव प्रभाव वैष्णव प्रवर वैष्णव प्रवर अलवार संती ने वैष्णव संप्रदाय का तथा नयनार संतों ने शैव संप्रदाय वैष्णव प्रवर अलवार संतों ने वैष्णव धर्म की, नयनार संतों ने शैव संप्रदाय को फैलाया। मामल्य शैली या नरसिंहवर्मन शैली से में निर्मित स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। यहाँ मुख्य पर्वत पे 10 मंडल बनवाए गए हैं। इसके अधिवराह मंडल, महर्षि मद्रिणी मंडप, पंच मंडप तथा
रामानुज मंडप महत्वपूर्ण हैं। एक बार और समझ लीजिए, इनमें आदिवरह मंडप, महर्षि मदिरणी मंडप, पंच पांडव मंडप तथा रामानुज मंडप महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। प्रमुख रथ मंदिर के 7 पगोड़ा कहा जाता था। प्रमुख रथ मंदिर को 7 पगोड़ा कहा। पद मंडल में 8वीं सदी में बनी 10 मंदिर जो सबसे प्रसिद्ध है पापनाथ और विरूपाक्ष। तो ये हो गया दोस्तों आपका मंदिर और धार्मिक के बारे में। अब हम देखते हैं सामाजिक ढांचा इसका क्या क्या था। इसकी सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक ढांचा भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। समाज पर राजाओं और पुरोहित का दबदबा था। 300 से 750 ईस्वी की अवधि में पुरोहित ने भूमिदान के बल पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमाया। राजा और पुरोहित के नीचे किसान आते थे जो अनेक कृषक जातियों में बटे थे। वकाटक पल्लव राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि ग्रहण। अब हम देखते हैं दोस्तों ग्रामीण विस्तार। पल्लव राजवंश की ग्रामीण विस्तार। इसके ग्रामीण विस्तार और किसान पर कर भार के बारे में भी जानेंगे। किसान पर कर भार। ठीक, तो सबसे पहले मैंने पल्लव चालुक्य संघर्ष के बारे में बताया दोस्तों। फिर उसके बाद में धार्मिक या मंदिर के बारे में भी डिस्कस किया, सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बताया। अब देखिए ग्रामीण विस्तार। उसके ग्रामीण विस्तार। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं। ऊर सभा और नगरम। ऊर गांव सबसे अधिक प्रचलित था जिसमें किसान जातियों के लोग बसते थे। ऊर गांव सबसे अधिक प्रचलित था। ऊर सभा और नगरम, इसमें ऊर सभा और नगरम 3 थे दोस्तों, जिसमें ऊर सबसे अधिक प्रचलित था। ऊर में किसान जातियों के लोग बसते थे तथा भूमि पर उन लोगों का संभवतः सामुदायिक स्वामित्व होता था। सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मणों के लिए दिए गए गांव में भूमि पर दान भोगों ब्राह्मणदेय का व्यक्तित्व स्वामित्व होता था। चालुक्य क्षेत्र में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ सन करते थे जो महाजन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक, अब हम देखते हैं इसके बाद में किसान पर कर भार। किसान पर कर भार उपज का एक हिस्सा के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त राजा अन्य और स्वर्ण के रूप में जज राना ले सकता था। ठीक है दोस्तों, जज राना ले सकता था। गांव के सभी खाने और छिपे खजाने राजा के ही होते थे। जितने भी खाने हैं जहाँ सोना निकाला जाता था या तो चांदी कोई भी चीज़ निकाला जाता था, वो या तो छिपा हुआ जो खजाना मिलता था वो राजा की होते था। राजा को मुफ्त में काम कराने का भी अधिकार प्राप्त था। तो ये हो गया आपका दोस्तों पल्लव राजा, जिसके बारे में प्रमुख शासन के बारे में बताया आपको। पल्लव चालुक्य संघर्ष, धार्मिक, सामाजिक, ग्रामीण विस्तार कैसे हुआ, किसान पर कर भार क्या क्या
कैसे लगाया जाता था, कैसे लगाया गया या लगाया जाता था, उसके बारे में हमने शेयर कर ली दोस्तों। ठीक है, अब एक और राजवंश के बारे में हम लोग छोटा सा देख लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय उसमें व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर छोटा मोटा पूछा जाता है तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे और उसके बारे में हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को बना सकेंगे दोस्तों। राष्ट्रकूट, इसके शासक प्रशासक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को ही समझना है। आप लोग अच्छे से एक बार समझ लीजिए, उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे और कमेंट्स में आप लोग हमें बताएं कि राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इस राज्य की स्थापना किसने किया? दंती दुर्ग ने किया। ठीक है दोस्तों, दंती दुर्ग ने की। इसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेत या मालखेड़ा को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी कहाँ? मान्यखेत। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत, उसकी जो स्थापना किया वो दंती दुर्ग ने की। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यक भेदान महायज्ञ किया। गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष सभ्यता सबसे महान राष्ट्रकूट राजा थे। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद ने केरल पांड्य व चोल राजाओं को भयभीत कर दिया था। गोविंद ने जयतुंग्र भ्रतवर्ष तृतीय का उपाधि धारण किया। गोविंद ने किसकी उपाधि धारण की? जयतुंग्र प्रभृतवर्ष तृतीय का उपाधि धारण की। अमोघ वर्ष 68 वर्ष तक शासन किया। उसकी रूसी अमोघ वर्ष 68 वर्ष तक शासक किया। उसकी रुचि अपेक्षा धर्म और साहित्य में अधिक थी। वह स्वयं भी लेखक था तथा उसे राजनीति विषय पर कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति कविराज मार्ग की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। अमोघ वर्ष के काल में अरब यात्री सुलेमान आया। 915 ईस्वी में महिपाल को पराजित करने और कन्नौज को पदमभृत करने के बाद इंद्र तृतीय अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया दोस्तों। ठीक है, इस राजवंश के अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय हुआ। इस राष्ट्रकूट के जो अंतिम राजा थे, जो प्रभावी थे, वो प्रतापी राजा थे, वो कृष्ण तृतीय हुआ। कृष्ण ने चोल शासक प्रांतक प्रथम को 949 ईस्वी में परास्त करके चोल साम्राज्य का उत्तरी भाग तथा दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा और आसपास के प्रदेश को भी जीतकर विजय स्तंभ स्थापित किया और मंदिर का निर्माण करवाया। किसने दोस्तों? अंतिम शासक, प्रतापी शासक कृष्ण तृतीय ने। इसका जो अंतिम शासक था या तो प्रतापी जो शासक हुआ वो कृष्ण तृतीय हुआ दोस्तों। अंतिम शासक के रूप में या तो प्रतापी
ठीक है दोस्तों। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनाया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का शिव मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों 9वीं शताब्दी में। कन्नड़ जो साहित्य के त्रिरत्न पंपा पोन्ना रन्ना थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा पेन्ना और एक लास्ट वन है रन्ना। त्रिरत्न, ठीक दोस्तों। प्रथम 2 विद्वान का संरक्षक कृष्ण तृतीय था। उसने दरबार में न केवल संस्कृत का विद्वान था बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृतिक और अपभ्रंश में लिखते थे। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी और साथ ही इस्लाम के प्रचार का भी छूट दे दिया दोस्तों। इस्लाम का भी प्रचार दे दिया और व्यापार करने के लिए किसको, मुस्लिम को छूट दे दी गई। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट राज्य से संबंधित थे। अपभ्रंश जो कवि हैं, जो महान अपभ्रंश कवि जो है, जिसका नाम है स्वयंभू राष्ट्रकूट राज्य से संबंधित थे। तो जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो मैंने कवर कर लिया आप लोगों को। अब एक और जो है लास्ट है, उसके बाद हमारा दक्षिण भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। एक और क्लास लगेगी पार्ट 4 में या तो भाग 4 में, जिसमें आपका पूरी तरह से मैंने दक्षिण भारत को कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज हमने पल्लव राजवंश, उसके शासक, उसके धर्म, उसके संघर्ष, उसके मंदिर, उसके प्रशासन, उसकी जो किसान में जो कर देते थे वो, ये सब के बारे में मैंने बताया। और राष्ट्रकूट के प्रमुख शासक क्या क्या किए, क्या क्या न किए और किस प्रकार से जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया, ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। अब आप लोग अगर हमारा वीडियो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक में है दोस्तों, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।